हाँ जी, प्यारे मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उड़ान मास्टर क्लासेस में। आप सभी के माता-पिता को मेरा नमस्कार। सुपर फास्ट रिवीजन की जो श्रृंखला हमारी चल रही है, इसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी का। पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन आपका इस वीडियो से बचकर नहीं जाने वाला है। कुल 28 पेज हैं, पूरा इसको विधिवत देखना, शुरुआत से लेकर अंत तक देखना। एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा, चाहे आप वीडियो की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरओ की कर रहे हैं, चाहे कोई भी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करेंगे। पहला सबसे पहले देखते हैं, एक तरफ से विधिवत शुरू करते हैं। तो संविधान सभा का गठन जो हुआ था, संविधान सभा का गठन हुआ था वो जुलाई 1946 में हुआ था और ये कैबिनेट मिशन के सुझाव पर हुआ था। पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था और पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। राजेंद्र प्रसाद इसके अस्थायी अध्यक्ष इसमें चुने गए थे। उद्देश्य प्रस्ताव आया 13 दिसंबर 1946 को, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृत दी थी 22 जनवरी 1947 को। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर देना और दोस्तों में हो सके तो शेयर भी कर देना, ठीक है। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति का जो गठन हुआ वो 29 अगस्त 1947 को हुआ, जिसके अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर। अध्यक्ष सहित इसमें कुल सदस्य संख्या थी 7। संविधान निर्माण में समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। संविधान को अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। पूर्ण रूप से लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। प्रथम गणतंत्र दिवस भी हमने 26 जनवरी 1950 को मनाया। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। जब ये संविधान लागू हुआ था तो इसमें 8 अनुसूचियाँ थी, 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों को बढ़ाकर 12 कर दिया गया है। जितने भी संशोधन हुए हैं अभी आपको सब पता चल जाएगा। संविधान के स्रोत कौन से हैं? जैसे कि 1945 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है। जो हमारा संविधान है इस पर सर्वाधिक जो छाप है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम की ही छाप है। संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव इसी का है। इस पे जो 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था उसमें हमने संविधान से लिया है संघीय तंत्र लिया है, न्यायपालिका लिया है, राज्यपाल का कार्यपाल और लोक सेवा आयोग और आपातकालीन अनुबंध जो हैं वो हम 1935 के भारत शासन अधिनियम से हमने लिया है। इंग्लैंड से हमने क्या क्या लिया है? तो संसदीय शासन व्यवस्था का प्रावधान लिया है, उत्तरदायी शासन लिया है, नाम मात्र का राष्ट्राध्यक्ष लिया है, एकल नागरिकता इंग्लैंड से ली है, विधि का शासन इंग्लैंड से लिया है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद, विधायी प्रक्रिया, मंत्रिमंडल प्रणाली, द्विसदनीय प्रणाली और संसदीय विशेषाधिकार, ये सब हमने इंग्लैंड से लिया है। और अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? तो निष्पक्ष एवं सर्वोच्च न्यायपालिका, मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको ध्यान रखना। उपराष्ट्रपति का पद भी हमने अमेरिका से लिया है, न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से लिया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया तथा उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया भी हमने अमेरिका के संविधान से ली है। आयरलैंड से हमने क्या लिया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड से लिए हैं। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति भी हमने आयरलैंड से ली है। राज्यसभा में राष्ट्रपति जो 12 सदस्यों का मनोनयन करता है वो भी हमने आयरलैंड से लिया है। अगला है ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया? तो ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची ली है और संसद का संयुक्त अधिवेशन लिया है। जापान से हमने क्या लिया? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने जापान से ली है। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या क्या लिया है? तो दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन प्रक्रिया ली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिया है। सोवियत रूस से हमने क्या लिया है? मूल कर्तव्य लिए हैं और पंचवर्षीय योजना हमने सोवियत रूस से ली है। जर्मनी से हमने आपातकालीन प्रावधान लिए हैं। थोड़ा इसमें स्वास्थ्य भी इसमें होता नहीं कि जब इतनी गर्मी से पड़ रही है तभी हमको जुकाम बुखार आना है, वाह भाई वाह, लेकिन कोई बात नहीं। फिर भी हमने आपके लिए बोर्ड पे जैसे मान लें कि वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगता है, डाटा भी ज़्यादा लगता है, इसलिए हमने आपको पीडीएफ के थ्रू इस समय आपको चीज़ें उपलब्ध करवा रहे हैं, ठीक है। तो जर्मनी से हमने आपातकालीन प्रावधान ले लिया था। कनाडा से हम केंद्र राज्य संबंध लेते हैं, संघीय व्यवस्था लेते हैं, जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो केंद्र में निहित हैं, ये हमने कनाडा से लिया है। फ्रांस से हमने क्या लिया है? गणराज्य की व्यवस्था ली है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता का जो आदर्श है वो हमने फ्रांस से लिया है, ठीक है। और ये जो कि हम पहले ही बता चुके हैं कि संविधान की प्रस्तावना अर्थात उद्देशिका को जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखा था। 22 जनवरी 1947 को इसे पारित कर दिया गया था। उद्देशिका में संविधान के लक्ष्य या आदर्श निहित हैं, इसलिए इसे संविधान का दर्शन भी कहते हैं। मूल प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष यानी कि धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द नहीं थे। इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। फटाफट रिवीजन जल्दी से जल्दी स्पीड में रखते रहेंगे, बस आप लोग पूरा सहयोग देना, ठीक है। प्रस्तावना में संविधान के अंगीकरण की तिथि 26 नवंबर 1949 दी है, इसलिए 2015 से पहले हम 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष विधि दिवस मनाते थे, लेकिन 26 नवंबर 2015 के बाद, ठीक है, इस दिन को हम अब संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। राजस्थान में 26 जनवरी 2020 से राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में प्रार्थना सभा के दौरान ही रोजाना बच्चों को संविधान की प्रस्तावना पढ़ाई जा रही है।
प्रस्तावना की प्रकृति क्या है, वो गैर न्यायिक है अर्थात वाद योग्य नहीं है। उद्देशिका प्रस्तावना जो है ये शक्ति का स्रोत नहीं है। के एम मुंशी ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली है। डी डी भार्गव ने कहा है प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। ये कभी कभार आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होते हैं कथन हैं पूछ लिए जाते हैं। विश्व में सर्वप्रथम प्रस्तावना यूएसए यानी कि अमेरिका के संविधान में थी, अतः भारत ने यूएसए अमेरिका से प्रस्तावना ली, लेकिन इस पर ऑस्ट्रेलिया के संविधान का प्रभाव भी दिखाई देता है। आइए अनुसूची के बारे में देख लेते हैं। जितनी भी अनुसूचियाँ हैं तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में 12 है। पहली अनुसूची में क्या है, भारतीय संघ के राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों का नाम व उनका विस्तार है। आर्टिकल 1 से 4 तक। वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरी अनुसूची में क्या है मित्रों, दूसरी अनुसूची में मित्रों की भारतीय शासन व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख है, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इन सब के वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख दूसरी अनुसूची में मिलता है। तीसरी अनुसूची, जैसे कि इसमें 3 शब्द हैं तो इसमें तीसरी अनुसूची शपथ से संबंधित है। केंद्र व राज्य के विभिन्न अधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप है। चूंकि आपको थोड़ा ध्यान रखने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में नहीं है। चौथी अनुसूची में क्या है, ये राज्यसभा में सीटों का आवंटन करती है। विभिन्न राज्यों व संघ राज्य जैसे दिल्ली और पांडिचेरी के मध्य जो है इसमें राज्यसभा में सीटों का आवंटन करती है। पांचवी अनुसूची में क्या है, इसमें हम अनुसूचित क्षेत्रों के व अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण के बारे में अनुबंध है। छठी अनुसूची में मुख्य रूप से आपको 4 राज्य ध्यान रखने हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। 7वीं अनुसूची, आर्टिकल 246 के अनुसार केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा होता है। संघ सूची में 57 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। अगला है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में जो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और जबकि वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची क्या है मित्रों, ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई थी। ये केंद्र और राज्य कानूनों की एक सूची है जिसे न्यायालय के द्वारा समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है। 10वीं अनुसूची जो 52वां संविधान संशोधन 1985 से हुआ था, इसके द्वारा ये जोड़ी गई थी और ये दल बदल से संबंधित है, तो थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। ये 4 जो सूचियाँ बाद में जोड़ी गई थी, ठीक है। 11वीं अनुसूची जो है वो 73वें संविधान संशोधन 1992 से जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संस्था के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। 12वीं अनुसूची जो है वो 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई है और नगर पालिका की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारी शामिल है। इसमें कुल 18 विषय सम्मिलित हैं। शहरी स्थानीय निकासन, शहरी स्थानीय सुशासन, और ये जो दोनों ये अनुसूची आई थी उसमें जो प्रधानमंत्री थे पी नरसिम्हा राव थे। आगे चलते हैं, अब भारतीय संविधान के भाग देख लेते हैं। तो भाग 1 में है संघ और उसका क्षेत्र, आर्टिकल 1 से 4 तक। भाग 2 में नागरिकता है, आर्टिकल 5 से 11 तक। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 12 से 35 तक। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, आर्टिकल 36 से 51 तक। भाग 4A में मौलिक कर्तव्य है, आर्टिकल 51A में दिए गए हैं। भाग 5 में संघ सरकार का उल्लेख है और ये आर्टिकल 52 से 151 तक है। भाग 6 में राज्य सरकार है, आर्टिकल 152 से 237। इसमें से सबसे बड़ा जो भाग है वो है भाग 5। आगे चलते हैं, भाग जो 7 है आपका वो 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद से ये 7वां जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1956, उसके द्वारा ये जो भाग 7 है इसे हटा दिया गया था, ठीक है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है, आर्टिकल 239 से 242 तक का। भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख है, आर्टिकल 243 से 243 तक का। भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है, आर्टिकल 239 से 242 तक का। जो कि भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख है, जो ग्राम पंचायतें हैं, आर्टिकल 243 से 243 तक का। भाग 9A में है नगर पालिका, आर्टिकल 243P से 243ZG तक का। भाग 9 के B में है सहकारी समितियाँ, ठीक है, 243ZH से ZI तक का। भाग 10 में अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख है, 244 से 244A तक का। भाग 11 में क्या है मित्रों, संघ व राज्यों के मध्य संबंध, ठीक है, आर्टिकल 245 से 263। भाग 12 में है वित्त, संपत्ति और संविदा और वाद जो होते हैं 264 से लेकर 300A तक का। भाग 13 में है भारत के राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य और आवागमन की सुविधा से संबंधित उल्लेख है, 301 से 307 तक का। भाग 14 में है संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं, आर्टिकल 308 से 323 तक का। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है, 324 से लेकर 329 तक। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध बताए गए हैं, आर्टिकल 330 से 342 तक का। भाग 17 हमारा राजभाषा से संबंधित है, आर्टिकल 343 से 351, ये यहाँ पे राजभाषा हो जाएगा, ठीक है। भाग 18 जो है वो आपात उपबंध से संबंधित है, आर्टिकल 352 से 360 तक।
भाग 19 जो है वो प्रक्रिया से संबंधित है 361 से 367। भाग 20 जो संबंधित है संविधान संशोधन से आर्टिकल 368 से। भाग 21 जो है अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंध से संबंधित है 369 से 392। भाग 22 जो है वो संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी प्राधिकृत पाठ ये 393 से 395 तक का है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे हम डिस्कस करेंगे मूल अधिकार के बारे में। मूल अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार इन्हें कहा जाता है और ये भाग 3 में दिए गए हैं अनुच्छेद 1235 तक। विश्व में सर्वप्रथम 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा कानून में सर्वप्रथम मूल अधिकार के बारे में बताया गया था, जबकि अमेरिकी संविधान में सर्वप्रथम मूल अधिकार लिखे गए थे। भारत में व्यक्तिगत रूप से मौलिक अधिकारों की मांग करने वाले पहले थे बाल गंगाधर तिलक ने। इन्होंने 1915 में मौलिक अधिकारों की मांग की थी और एनी बेसेंट ने मांग की थी। 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में इस मांग को दोहराया गया था। संविधान सभा में मूल अधिकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो वल्लभ भाई पटेल थे तथा मूल अधिकारों की एक उप समिति भी थी जिसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। संविधान में प्रारंभ में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो आर्टिकल 31 में वर्णित था संपत्ति का अधिकार, उसे भाग 3 से निरस्त करके कानूनी अधिकार बनाया गया। और जब ये कानूनी अधिकार बनाया गया था, निरस्त किया गया था, उस समय 1978 में प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है जो वो भाग 12 के आर्टिकल 300A में है। तो ये अब एक विविध अधिकार है। ठीक है, मूल अधिकारों का संरक्षण जो हमें सुप्रीम कोर्ट प्रदान करता है वो आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट जो हमें मूल अधिकारों का संरक्षण देता है वो हमें देता है 226 के तहत। आर्टिकल 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है। आर्टिकल 13 में क्या है? संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो मूल अधिकारों से असंगत हो। वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? तो वर्तमान में मित्रों 6 मूल अधिकार हैं। कौन कौन से हैं देख लीजिएगा। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। आगे चलेंगे मित्रों। आर्टिकल 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण, जो कि हमने विधि के समक्ष समानता हमने ब्रिटेन से लिया है और जबकि विधि के समान संरक्षण हमने अमेरिका से लिया है। आर्टिकल 15 में क्या है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आप भेद नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 15(3) में है महिला आरक्षण का प्रावधान। आर्टिकल 16 में है अवसर की समानता। 16 के 4 में है पिछड़ी जातियों के आरक्षण का प्रावधान, SC, ST, OBC वाला। और एक चीज़ और आपको याद रखनी है, जो आपका EWS वाला है, जो सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण दिया जाता है, तो 103वें संविधान संशोधन 2019 के तहत ये लागू होता है और इसे रखा गया है आर्टिकल 16(6) में। ठीक है, देखिए 16(4) में जो है वो SC, ST और OBC का आरक्षण है और 16(6) में है EWS 10% आरक्षण। आर्टिकल 17 के तहत अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत किया गया। SC, ST एक्ट जो आया था वो 1984 में आया था। आगे चलेंगे। आर्टिकल जो 18 है वो उपाधियों का अंत के से संबंधित है। शिक्षा और सेना को छोड़कर बाकी सब कहीं उपाधियों का अंत कर दिया जाएगा। आर्टिकल 19 क्या है? विचार, अभिव्यक्ति, संघ, सम्मेलन, संगठन, विचरण, निवास एवं वृत्ति की स्वतंत्रता देता है आपको। आर्टिकल 20 क्या है? अपराधों के दोष सिद्धि का अधिकार देता है आपको। आर्टिकल 21 जीवन की स्वतंत्रता यानी कि प्राण और देह की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 21A जो है आपको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को ये आपका देता है। ठीक है, आर्टिकल 22 में क्या है? गिरफ्तारी और निरुद्ध यानी कि जो नज़रबंदी होता है उससे संरक्षण के बारे में बताया गया है। आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक क्या है? आर्टिकल 19 है। प्रेस की स्वतंत्रता, ये कई बार पेपर में पूछा गया है, तो 19(1)A में है। आर्टिकल 21A को 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा अधिकार का अधिनियम यानी कि RTE लागू हुआ था। जब मान लिया कभी कभी आपातकाल लग जाता है तो उसमें आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 लागू रहते हैं, बाकी सभी तो कहते हैं ना कि बिल्कुल उन पर कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन आपके 20 और 21 जो मौलिक अधिकार हैं वो लागू रहेंगे। आर्टिकल 22 के तहत जो आपने पढ़ा था गिरफ्तारी और निरुद्ध जो नज़रबंदी होती है उससे संरक्षण क्या होता है? जैसे कि मतलब कोई गिरफ्तार व्यक्ति हुआ है तो उसे गिरफ्तार करने से पूर्व आपको गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार होता है। गिरफ्तारी के बाद आप अपने वकील से बात करने का अवसर आपको दिया जाता है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष आपको प्रस्तुत किया ही जाएगा। भारत में जो निरुद्ध है, नज़रबंदी है, आप सभी जानते हैं ना कि थोड़ा जो पहले होता था, जो कश्मीर में लोगों जो थे, जो खालिस्तानी लोग या जैसे कहते हैं कि उग्रवादी लोग, उनको नज़रबंद कर दिया जाता था, तो वही है। और इसके नज़रबंद की अवधि है कि 3 माह, आपको बिना बताए गायब कर देगी सरकार, है ना। आर्टिकल 23 में क्या है? बलाश्रम यानी कि किसी से आप जबरदस्ती श्रम नहीं ले सकते, जिसे हम बेगार बोलते हैं। आर्टिकल 24 जो है वो बाल श्रम निषेध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप काम पर नहीं लगा सकते हैं। 12 जून 2002 से बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून घोषित है। ठीक है, यानी कि 12 जून को प्रतिवर्ष हम मनाते हैं बाल श्रम निषेध दिवस।
आर्टिकल 25 में क्या है मित्रों, धर्म के अंतःकरण एवं प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 26 में क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 27 में है, धार्मिक कार्यों पर व्यय राशि जो होगी उस पर टैक्स की छूट होगी। और आर्टिकल 28 में है, राजकीय शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध। सिख समुदाय जो कृपण धारण करते हैं, जो तलवार नहीं अपनी वो लगाते हैं, है ना, जो लेकर चलते हैं केस, कंघा, कच्छा, कृपाण, ककार, जो उनके 5 माने जाते हैं, तो ठीक जो सिख समुदाय जो है कृपाण धारण करते हैं, वो आर्टिकल 25 के तहत है, उनको छूट दी गई है। ठीक है, कि आप आराम से छोटा एक 6 इंच तक का रख सकते हैं। आर्टिकल 19 में क्या है, भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अल्पसंख्यकों का अधिकार। आर्टिकल 30 में क्या है, शिक्षण संस्थान की स्थापना, प्रबंधन एवं अल्पसंख्यकों का अधिकार होगा। आर्टिकल 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के लेख जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि शरीर को प्रस्तुत करना, परमादेश हम आदेश देते हैं, इसे हम समादेश भी कहते हैं, उत्प्रेषण मामला वरिष्ठ न्यायालय को भेजेंगे, प्रतिषेध उक्त कार्य आपके लिए निषेध है, अधिकार परीक्षा आखिर किस अधिकार से। केवल भारतीयों को जो प्रदत्त मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, वो 15 है, 16 है, 19 है, 29 है, 30 है। ठीक है, यानी कि ये जो 5 अधिकार हैं ये केवल भारतीयों को मिले हैं। बाकी अन्य सभी को मूल अधिकार जो है वो 14, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये सब अन्य को भी उपलब्ध है। अब आगे देखते हैं मूल कर्तव्य के बारे में। मूल कर्तव्य का जो उल्लेख है वो भाग 4A में है, अनुच्छेद 51A में है, इनका उल्लेख है। ये मूल संविधान में नहीं थे, ये सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित होकर लिए गए हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ये मूल कर्तव्य जो हैं वो जोड़े गए थे। 10 मूल कर्तव्य थे प्रारंभ में, लेकिन वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा भी मूल कर्तव्यों में जोड़ा गया। अब आगे देखते हैं नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। आर्टिकल 36 में इसकी परिभाषा दी गई है, और आर्टिकल 37 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व जो है वो वाद योग्य नहीं है, यानी कि आप इनके खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं कि ये राज्य सरकार ये क्यों नहीं योजना ला रही है, वो क्यों नहीं योजना ला रही। ठीक है, आर्टिकल 38(1) में क्या है, राज्य सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करेंगे, यानी कि लोक कल्याण की जो नीतियां हैं वो लागू करेंगे। 38(2) में क्या है, राज्य व्यक्तियों के मध्य जो आय असमानता है उसको न्यून करने का प्रयास करेंगे, और ये 44वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। आर्टिकल 29 में क्या है, 39 में राज्य नीति इस प्रकार संचालित करेगा कि स्त्री पुरुष को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन मिले, भौतिक संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण सामूहिक हिस्से हो, धन के केंद्रीकरण पर रोक लगे, पुरुष एवं स्त्री की समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, कामगारों के स्वास्थ्य एवं बालकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, बालकों को स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण, विकास के अवसर, शोषण व नैतिक आर्थिक परित्याग से सुरक्षा दी जाए, और ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला देखते हैं 39A जो है वो भी आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। राज्य जो है वो समान न्याय एवं निःशुल्क वित्तीय सहायता की व्यवस्था करेगा। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपके पेपर में पूछा गया है। और ये इसका गठन, ये जो आर्टिकल 40 में रखा गया था, जो गांधी जी की ग्राम स्वराज भावना से प्रेरित होकर इसका गठन किया गया था। आर्टिकल 41 में क्या है कि राज्य नागरिकों को रोजगार, शिक्षा उपलब्ध कराएगा तथा बेरोजगारी नहीं सकता की स्थिति में लोक सहायता के प्रबंध करेगा। आर्टिकल 42 में है कार्य की न्यायसंगत एवं मानवोचित दशा, प्रसूति सहायता। आर्टिकल 43 में क्या है कि गांव में कुटीर उद्योग एवं सहकारिता को बढ़ावा देना, कर्मकारों को काम, जीवन निर्वाह योग्य पारिश्रमिक, अवकाश का उपभोग, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर प्रदान करने का प्रयास राज्य सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए। आर्टिकल 43 में क्या है, उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी सुनिश्चित करना, और ये भी आपका 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। आर्टिकल 40 जो आपका संबंधित है समान नागरिक संहिता यानी कि सिविल संहिता से संबंधित है। आर्टिकल 45 में क्या है कि राज्य जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लालन पोषण शिक्षा देने का प्रयास करेगा, और राज्य 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों की देखरेख की एवं शिक्षा करेगा, जैसे जो आंगनबाड़ी वालों की शिक्षा होती है वो आर्टिकल 45 के तहत आती है। आर्टिकल 46 में क्या है कि समाज के दुर्बल वर्ग यानी कि जो SC ST है उसकी शिक्षा एवं जीवन स्तर में सुधार किया जाएगा। आर्टिकल 47 में क्या है कि राज्य लोगों को पोषाहार स्तर, लोक स्वास्थ्य में सुधार का प्रयास करेगा तथा मादक पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगा आर्टिकल 47 के तहत। आर्टिकल 48 में क्या है मित्रों, कृषि एवं पशुपालन की व्यवस्था की जाएगी, दुधारू पशुओं के वध का निषेध किया जाएगा। 48A में क्या है कि राज्य पर्यावरण संरक्षण, वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण करेगा 42वें संविधान संशोधन के तहत। आर्टिकल 49 में क्या है कि राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थलों का संरक्षण करेगा। आर्टिकल 50 में क्या है कि राज्य कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के कार्यों का पृथक्करण करेगा। आर्टिकल 51 में क्या है, राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। अब आगे देखते हैं भारत की कार्यपालिका के बारे में देख लेते हैं। 2 स्तर हैं, एक संघीय स्तर है, एक राज्य स्तर। संघीय कार्यपालिका में जो है ये आपके संविधान के भाग 5 में है, अनुच्छेद 52 से 78 तक का। इसमें आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी शामिल होते हैं। राष्ट्रपति जो है ये भारत का एक संवैधानिक प्रमुख होता है, ये प्रथम नागरिक भी होता है। आर्टिकल 12 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 के तहत राज्य की कार्यपालक शक्ति
राष्ट्रपति में निहित होगी और ये देश की सभी सेनाओं का प्रमुख होता है। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में उल्लेख है। निर्वाचन में कौन कौन से शामिल होते हैं ये भी देख लीजिएगा। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभा जिसमें दिल्ली पांडिचेरी सहित इसके निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। अच्छा, कई बार इसका पूछ लिया जाता है कि इसका जो निर्वाचन होता है किस प्रणाली के आधार पर होता है, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा इसका होता है निर्वाचन। आर्टिकल 55 में है निर्वाचन की प्रणाली, आर्टिकल 56 में कार्यकाल है, आर्टिकल 57 में पुनर्निर्वाचन का पात्र वो होगा या नहीं होगा, यानी कि आप सभी जानते हैं कि जो राष्ट्रपति है वो दोबारा निर्वाचित हो सकता है, यही आर्टिकल 57 है। आर्टिकल 58 में योग्यताएं हैं, आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति पद की शर्तें हैं, आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण है और आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगर जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जो होगा, जो सबसे ज़्यादा एज का होगा, वो न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। आगे देखते हैं जो आर्टिकल 61 अभी हमने पढ़ा था राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो एक प्रस्ताव 1/4 सदस्यों द्वारा ये प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। 14 दिन पूर्व आपको राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ती है। अगर जो दोनों सदनों के 2/3 सदस्यों के द्वारा बहुमत से ये पास हो जाता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पद की रिक्त होने से 6 महीने के अंदर, यानी कि अगर वो राष्ट्रपति किसी कारणवश ये पद रिक्त हो जाता है तो उसे 6 महीने के अंदर भरा जाएगा। ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्य करेगा, या राष्ट्रपति भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्य करेगा। यदि वो भी नहीं है तो वही चीज़ है कि जो सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम होगा, जिसकी एज सबसे ज़्यादा होगी, वो राष्ट्रपति पद के पर बैठेगा। अब तक एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो थे न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये जो थे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया है। आगे चलते हैं। जो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ होती हैं वो संघ सरकार की कार्यपालिका शक्ति समस्त जो होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। राष्ट्रपति देश के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है व सदस्यों की नियुक्ति करता है, वित्त आयोग के अध्यक्ष, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों व अन्य न्यायाधीशों, जो संघ शासित प्रदेशों के प्रशासक होते हैं व मुख्य आयुक्त होते हैं, भारत के राजदूत होते हैं व जो अन्य राजनयिक होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति को संघ सरकार की गतिविधि के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होता है। इसकी विधायी शक्तियाँ क्या है कि ये संसद का एक अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति दोनों सदनों के सत्र का आह्वान और सत्रावसान भी करता है, लोकसभा को विघटित कर सकता है, दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है, अध्यादेश जारी करता है। आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। इसकी वित्तीय शक्तियाँ क्या हैं, तो प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राष्ट्रपति की ओर से वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति की संस्तुति के बिना कोई धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो राष्ट्रपति होता है, और न्यायिक शक्तियों में आर्टिकल 72 के तहत वो क्षमादान की शक्ति भी राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रपति जो है वो सैनिक न्यायालय के द्वारा दिए गए दंड को क्षमा नहीं कर सकता है। अच्छा हाँ, 1 मिनट, हाँ क्षमा कर सकता है, 1 मिनट एक्सक्यूज मी। राष्ट्रपति जो है वो सैनिक न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को क्षमा कर सकता है, लेकिन राज्यपाल इस मामले में क्षमादान नहीं कर सकता है। आपातकालीन शक्तियाँ इसके पास कौन कौन सी होती हैं, तो राष्ट्रीय आपात 352, संवैधानिक तंत्र की विफलता होने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360। अनुच्छेद 352 के तहत प्रथम आपातकाल की घोषणा चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान युद्ध के समय की गई थी, और तीसरी बार जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा आंतरिक गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए 25 जून 1975 को की गई थी। भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लागू किया गया है, केवल राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति पद पर रहे हैं, और 2 राष्ट्रपति जो है वो जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। प्रणब मुखर्जी ऐसे तीसरे व्यक्ति थे जो केंद्रीय मंत्रिमंडल से राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे। पहले थे फखरुद्दीन अली अहमद, दूसरे थे ज्ञानी जैल सिंह। वीवी गिरी के समय दूसरे चक्र की मतगणना हमें करनी पड़ी थी, और नीलम संजीव रेड्डी जी ऐसे राष्ट्रपति रहे जो एक बार चुनाव हार गए, लेकिन बाद में जब वो चुनाव लड़े तो वो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली पहली महिला लक्ष्मी सहगल थी, जबकि पहली महिला राष्ट्रपति है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 1975 के आपातकाल पर हस्ताक्षर किए थे फखरुद्दीन अली अहमद ने। पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करने वाले राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। अब वो माने या ना माने ये राष्ट्रपति की जो मनोदशा पर निर्भर करता है, लेकिन वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगेगा तो जो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श देगा। उपराष्ट्रपति है, ये आर्टिकल
63 में इसका उल्लेख है। अमेरिकी संविधान से हमने ये पद लिया है। उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। मूल संविधान में व्यवस्था थी कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से होगा, लेकिन 11वें संविधान संशोधन 1961 से इसे समाप्त कर दिया गया। दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। मोहम्मद हामिद अंसारी ऐसे दूसरे उपराष्ट्रपति थे जो 2 कार्यकालों तक बने रहे, यानी कि सबसे पहले जो 2 साल तक यानी कि 2 कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति रहे थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और दोबारा से ऐसे मोहम्मद हामिद अंसारी जो 2 बार कंटिन्यू लगातार उपराष्ट्रपति के पद पर रहे। अब आइए देख लेते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में। प्रधानमंत्री जो होता है ये वास्तविक कार्यकारी शक्ति और सरकार का प्रमुख होता है। आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी और लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति जो होगा वो प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। 1997 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक निर्णय में राष्ट्रपति संसद के बाहर से किसी भी व्यक्ति को पीएम नियुक्त कर सकता है, बशर्ते वो 6 माह के अंदर स्वयं को संसद सदस्य बना ले। ऐसा 3 बार हुआ है। कब हुआ है? सर्वप्रथम इंदिरा गांधी के समय 1966 में, तब बाद में ये राज्यसभा सांसद बनती हैं। एच.डी. देवगौड़ा 1996 के समय और मनमोहन सिंह 2004 के समय। प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, ठीक है। और प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति में राष्ट्रपति को सलाह देता है। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री करता है। राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होता है प्रधानमंत्री। संसद में लोकसभा का नेता तथा सरकार का मुख्य वक्ता होता है प्रधानमंत्री। योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय परिषद और अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। लोकसभा का सभापति सदन की कार्यसूची तय करता है प्रधानमंत्री से परामर्श लेकर। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, एच.डी. देवगौड़ा, पीवी नरसिम्हा राव, नरेंद्र मोदी, ये 6 व्यक्ति ऐसे थे जो पीएम बनने से पूर्व अपने राज्य के सीएम भी रह चुके थे। पीएम का यानी कि प्रधानमंत्री का सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? तो जवाहरलाल नेहरू का 16 वर्ष 9 माह 13 दिन तक रहे। प्रथम महिला पीएम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। चौधरी चरण सिंह एकमात्र ऐसे पीएम थे जो कभी लोकसभा नहीं गए। विश्वास पत्र प्राप्त करने में असफल पीएम रहे थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। चंद्रशेखर एकमात्र ऐसे पीएम रहे जिन्हें लाल किला पर झंडा फहराने का एक बार भी मौका नहीं मिला। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। लुक ईस्ट पॉलिसी लागू की थी पीवी नरसिम्हा राव ने। सबसे कम कार्यकाल में पीएम पद पर जो सबसे कम कार्यकाल रहा था वो अटल बिहारी वाजपेयी का मात्र 13 दिन का कार्यकाल रहा था। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, और जब ये बने थे तो ये 40 वर्ष के थे। दल बदल कानून राजीव गांधी ने पारित किया था। मनरेगा की शुरुआत मनमोहन सिंह के समय में हुई। और कारगिल युद्ध जो हुआ था मित्रों वो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में होता है, ठीक है। मंत्रिपरिषद का उल्लेख आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति की सहायता है तो मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। आर्टिकल के 75(3) में क्या है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगी। मंत्रिपरिषद में 3 श्रेणी के मंत्री होते हैं। कौन कौन से होते हैं मंत्री? तो कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री वो होते हैं जो सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। राज्य मंत्री वो होते हैं जो कैबिनेट मंत्रियों के सहायक होते हैं। उप मंत्री क्या होते हैं? ये उपरोक्त दोनों के सहायक होते हैं। ये मंत्री कभी मंत्रिमंडल की बैठक में भाग नहीं लेते हैं। 75(2) के तहत मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रह सकता है। आर्टिकल 352 में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख एक बार हुआ है। महान्यायवादी का उल्लेख, तो महान्यायवादी का उल्लेख मित्रों कहाँ है? तो ये आपका है आर्टिकल 76 में, ठीक है, 76। देश का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। भारत के किसी विभाग की अदालत में सुनवाई का अधिकार होता है। यह संसद का सदस्य तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी बैठक में भाग लेने और बोलने का अधिकार होता है, परंतु ये मतदान नहीं कर सकता है। देश के प्रथम महान्यायवादी एवं सबसे ज़्यादा समय तक महान्यायवादी रहने वाले थे MC सीतलवाड़ा। राज्य कार्यपालिका के बारे में देखते हैं। जो काम केंद्र में राष्ट्रपति करता है वही राज्य में राज्यपाल करता है। जो काम केंद्र में प्रधानमंत्री करता है वही राज्य में मुख्यमंत्री करता है। राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन से लोग होते हैं? राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है 156 के तहत। राज्यपाल की योग्यताएं होती हैं आर्टिकल 157 और 158 में। राज्यपाल जो अपना त्यागपत्र देते हैं वो राष्ट्रपति को देते हैं। राज्यपाल का जो आदेश होता है वो सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक प्रभावी रहता है। आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति होती है, जबकि जो सैनिक न्यायालय द्वारा जो दिए गए दंड होते हैं उसके बारे में ये क्षमादान नहीं कर सकता है। उसमें क्षमादान केवल राष्ट्रपति ही कर सकता है। संघ शासित प्रदेश दिल्ली है, अंडमान निकोबार है। पांडिचेरी का प्रशासक राज्यपाल कहलाता है। चंडीगढ़ का प्रशासक आयुक्त कहलाता है, जबकि दमन दीव, दादरा नगर हवेली और लक्षद्वीप का प्रशासक ही कहलाता है। 91वां संविधान संशोधन 2003 के अनुसार मंत्रियों की संख्या जो अधिकतम रह सकती है विधानसभा मंडल के सदस्यों का 15% तक हो सकती है। महाधिवक्ता क्या होता है मित्रों? आर्टिकल 177 में इसका उल्लेख है। केंद्र में महान्यायवादी जो कार्य करता है वही राज्य में महाधिवक्ता करता है।
इसका प्रमुख कार्य राज्यपाल को कानूनी परामर्श देना होता है। विधानमंडल, तो वर्तमान में 7 राज्यों में विधानमंडल है: बिहार, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा। शेष राज्यों में केवल विधानसभा है, लेकिन इन 7 राज्यों में विधान परिषद भी है। 1969 में पंजाब में थी, लेकिन वहाँ पर समाप्त कर दी जाती है विधान परिषद। पश्चिम बंगाल की 1986 में समाप्त कर दी जाती है, और तमिलनाडु की 2009 में समाप्त कर दी जाती है। ठीक है, और एक मिनट, 1969 में पंजाब और पश्चिम बंगाल की यानी कि एक ही साथ खत्म की जाती है, 1986 में तमिलनाडु की समाप्त कर दी जाती है, और 2009 में आंध्र प्रदेश की जोड़ी जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी और 40 से कम नहीं होगी। जम्मू कश्मीर में क्या है, ये अपवाद है, यहाँ पर 36 विधान परिषद सदस्य हैं। विधान परिषद का गठन कैसे होता है, तो कुल सदस्यों की 5/6 जो सदस्य होते हैं वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी कि एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होते हैं। बाकी के 1/6 का जो निर्वाचन होता है या मनोनयन होता है वो राज्यपाल के द्वारा होता है, जिसमें से 1/3 सदस्य जो होते हैं स्थानीय निकाय यानी कि नगर पालिका, जिला बोर्ड पदाधिकारी होते हैं। 1/12 सदस्य राज्य के माध्यमिक स्तर की शिक्षा संस्थाओं से चुने गए होते हैं, और 1/12 सदस्य और राज्यों के निर्वाचन राज्य क्षेत्र के पंजीकृत स्नातक उपाधि प्राप्त होते हैं। शेष सदस्य राज्यपाल द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारिता, आंदोलन, सामाजिक सेवा क्षेत्र से चुने जाते हैं। राज्य परिषद का पीठासीन अधिकारी कौन होता है, तो विधानसभा का सभापति और उपसभापति होता है। विधान परिषद के सदस्य अपने सदस्यों से चुनाव करते हैं। विधान परिषद एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। इनके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त होते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल राज्यसभा के सदस्यों की तरह ही 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद के सदस्यों को कम से कम उनकी उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद जो होता है धन विधेयक को केवल 14 दिन रोक सकता है, जबकि साधारण विधेयक को ये 4 महीने रोक सकता है। पहली बार में 3 महीने, बाद में फिर से इसको नहीं समझ में आता है तो 1 महीने ये और रोक लेता है। ठीक है, संविधान में जो होता है आपका, वैसे तो आपने देखा था कि आपका केंद्र में क्या होता था कि संसद की संयुक्त बैठक हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर जो होता है राज्य में, तो यहाँ पर संसद की संयुक्त बैठक नहीं होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब पढ़ते हैं विधानसभा के बारे में। तो अधिक से अधिक 500 सदस्य रह सकते हैं। न्यूनतम जो रह सकते हैं आपके सदस्य इसमें हो सकते हैं वो आपके रह सकते हैं 60 सदस्य। ठीक है, जबकि सिक्किम में क्या है, ये एक अपवाद है, सिक्किम में आपके केवल 32 सदस्य हैं। अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम में 40 सदस्य हैं, जबकि न्यूनतम होने चाहिए 60। कार्यकाल जो विधानसभा का रहता है वो 5 वर्ष रहता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं लोकसभा में भी रहता है 5 वर्ष। ठीक है, राष्ट्रीय आपात की स्थिति में कार्यकाल जो है वो 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और अगर जो राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति समाप्त हो जाती है तो 6 महीने से अधिक नहीं रह सकेगा। ठीक है, न्यूनतम उम्र जो आप विधानसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्य की कार्यपालिका विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, ये आर्टिकल 164(2) में दिया गया है। विधानसभा के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के अंग होते हैं, विधानसभा सदस्य होते हैं। राज्यसभा और विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन भी इससे होता है। आगे चलते हैं। अब देखेंगे हम न्यायपालिका के बारे में। भारत की न्यायपालिका का इकहरी एवं एकीकृत प्रारूप, तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। आर्टिकल 124 में क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के गठन एवं स्थापना का उल्लेख है। स्थापना के समय जब ये हुआ था तो एक मुख्य न्यायाधीश था और 7 अन्य न्यायाधीश थे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता क्या है कि वो भारत का नागरिक हो, किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या 2 से अधिक न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों तक बतौर वकील रहा हो। राष्ट्रपति की नज़र में उच्च कोटि का कानूनविद होना चाहिए। इसको शपथ कौन दिलाता है, तो मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति दिलाता है और अन्य न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। वेतन एवं भत्ते जो होते हैं वो न्यायालय के प्रशासनिक व्यय यानी कि भारत की संचित निधि से प्रभावित होते हैं, और इसमें कार्यकाल जो होता है वो 65 वर्ष होता है। सर्वोच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार होते हैं या कह सकते हैं शक्तियाँ हैं वो क्या है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय में आपके संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी मामले आ जाते हैं। परामर्शदात्री के रूप में आर्टिकल 143 राष्ट्रपति को सलाह देता है। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये आर्टिकल 129 में दिया गया है। पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार 137 में है, और मौलिक अधिकारों का संरक्षक आर्टिकल 32 के तहत। आगे चलते हैं। उच्च न्यायालय जिसका उल्लेख है आर्टिकल 214 में, प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। आर्टिकल 231 के तहत संसद 2 राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय का भी गठित करेगा। इसके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 62 वर्ष होता है। वर्तमान में 25 हाई कोर्ट अपने भारत में है। दिल्ली एकमात्र संघ शासित प्रदेश है जिसका अपना एक उच्च न्यायालय है। सबसे नवीन जो उच्च न्यायालय है वो 25वां और अमरावती आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आर्टिकल 235 के तहत हाई कोर्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायिक सेवा के सदस्यों पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। जिला के सर्वोच्च न्यायालय को जिला न्यायाधीश का न्यायालय कहते हैं। जिले के जो सर्वोच्च न्यायालय को जिला न्यायाधीश का न्यायालय कहते हैं।
आगे चलते हैं। जिला न्यायाधीश दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों पर निर्णय करते हैं। दीवानी मामलों पर निर्णय करते समय उसे जिला न्यायाधीश कहते हैं, जबकि फौजदारी मामलों पर निर्णय देते समय उसे सत्र न्यायाधीश कहते हैं। संघीय व्यवस्थापिका और संसद के बारे में पढ़ लेते हैं जल्दी से फटाफट। और अभी आपके 9 पेज हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा थोड़ा। आर्टिकल 79 में क्या है, संघ के लिए एक संसद होगी जो कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी होगी। आर्टिकल 81 में क्या है, राज्यसभा का गठन अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा। इसे संसद का उच्च, द्वितीय, स्थायी, वरिष्ठ या राज्यों का सदन भी कहते हैं। इसमें अधिकतम संख्या आपकी रह सकती है 250। राज्यसभा के 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। प्रथम राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को, जबकि बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। केवल दिल्ली व पांडिचेरी संघ क्षेत्रों में राज्यसभा सदस्य का चयन होता है। सर्वाधिक सीटें हमारी उत्तर प्रदेश में हैं, 31 सीटें हैं। सबसे कम जो है न्यायालय अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, गोवा और पांडिचेरी से मात्र एक ही प्रतिनिधि ही आपका आता है, ठीक है। राज्यसभा संसद की न्यूनतम आयु होनी चाहिए आपकी 30 वर्ष। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति थे SV कृष्णमूर्ति राय। संविधान की 4वीं अनुसूची में राज्यसभा एवं संघ राज्य क्षेत्र का स्थान है, आप सभी ये जानते ही हैं। आर्टिकल 249 में क्या है, राज्यसभा अपने विशेष बहुमत से राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। आर्टिकल 311 अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। राज्यसभा धन विधेयक को न स्वीकार कर सकती है और न ही उसमें संशोधन कर सकती है। राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करता है राष्ट्रपति। वर्ष में कम से कम 2 बार इसका अधिवेशन बुलाया जाता है। आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना है प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा। संसद का प्रथम सदन भी कहते हैं, निम्न सदन भी कहते हैं, लोकप्रिय सदन भी कहते हैं और जन सदन भी कहते हैं। इसका जो चुनाव होता है वो सामान्य बहुमत से अध्यक्ष से होता है। अधिकतम सदस्य संख्या 550 होनी चाहिए। जैसे मान लें कि 530 राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से। सर्वाधिक सदस्य उत्तर प्रदेश में हैं जिसमें 80 सदस्य हैं। महाराष्ट्र में 48 हैं, राजस्थान में 25 हैं। सबसे कम जो है मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में है 1-1 सदस्य। दिल्ली से 7 सदस्य, अन्य केंद्र शासित प्रदेश राज्यों से 1-1 सदस्य होते हैं। 2026 तक संसद सदस्य संख्या यथावत रहेगी, जो कि 87वां संविधान संशोधन हुआ था 2003। उसके आधार पर बताया गया था कि 2026 तक संसद की सदस्य संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी। संसद की बैठक में गणपुत्री कोरम कितना होता है, 1/10 भाग होता है। आर्टिकल 83 संसद के दोनों सदनों की अवधि से संबंधित है। प्रथम आम चुनाव 1951 में होते हैं, नवंबर जनवरी में। अब तक 17 आम चुनाव हो चुके हैं 2019 तक का, ठीक है। प्रथम मध्यावधि चुनाव 1971 में हुए थे। आर्टिकल 85 में क्या है, संसद की सत्ता 17 विधान या विघटित करने की शक्ति राष्ट्रपति की शक्ति होती है। संसद की 3 अस्थायी महत्वपूर्ण समिति कौन कौन सी हैं, जैसे है आपकी लोक लेखा समिति। ये आपकी 1924 में इसका कहते हैं गठन हुआ था और इसकी सिफारिश किसने की थी, तो वेल्बी आयोग ने की थी। स्वतंत्र भारत में प्रथम लोक लेखा समिति ये 1950 में स्थापित होती है। इसमें सदस्य थे 12, जिसमें 15 लोकसभा थे और 7 राज्यसभा थे। इसे पोस्टमार्टम कमेटी भी कहते हैं। अध्यक्ष होता है इसका विरोधी दल का नेता 1969 से। आगे चलते हैं प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति की स्थापना होती है 10 अप्रैल 1950 को। सदस्य इसमें 30 होते हैं, सभी लोकसभा के होते हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इसका अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होता है। कार्य क्या होता है, बजट अनुमान के संबंध में मितव्ययिता, संगठन की कार्यकुशलता के बारे में जानकारी देना। लोक उपक्रम समिति स्थापना 1 मई 1964 को। सदस्य 12 होते हैं, 15 लोकसभा प्लस 7 राज्यसभा। लोकसभा का गठन 13 मई 1952 को होता है मित्रों। लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एक दूसरे को त्यागपत्र सौंपते हैं। संसद सदस्य की योग्यता अयोग्यता के संबंधित प्रश्न का निर्णय चुनाव आयोग की सलाह से राष्ट्रपति करता है। किसी भी दल के सदस्य के दल बदल का मामला सदन का अध्यक्ष या ये क्या है भाई, सभापति देखता है, ठीक है। किसी सदस्य के दल बदल का मामला सदन का अध्यक्ष या सभापति इसको देखता है, ठीक है। पंचायती राज के बारे में देख लेते हैं, तो स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ते हैं। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। इस संविधान संशोधन द्वारा नया भाग 9 जोड़ा गया पंचायत नाम से। 73वां संविधान संशोधन लोकसभा में 16 सितंबर 1991 में पारित हुआ PV नरसिम्हा राय सरकार के द्वारा। 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा से पारित हुआ, 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा से पारित हुआ। राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति इसको दी गई 20 अप्रैल 1993 को, लागू हो पाया 24 अप्रैल 1993 को। 243 का जो उल्लेख है वो ग्राम सभा परिभाषा है। 243A में ग्राम सभा का उल्लेख है। 243B में पंचायतों का संविधान है। 243C में पंचायतों का गठन है। 243D में सुप्रीम में SC/ST आरक्षण और महिला आरक्षण 33%। सर्वप्रथम बिहार में पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। उसके बाद में राजस्थान में भी 50% आरक्षण दिया गया है। आर्टिकल 243A में पंचायतों का कार्यकाल है। 74वां संविधान संशोधन 1992 में भाग 9A में जोड़ा गया। शहरी संस्थाओं द्वारा वैज्ञानिक मान्यता 18 विषय इसमें है। नगर निगम है, नगर पालिका परिषद और नगर पालिका 12वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे कुछ और इम्पोर्टेंट एक्ट भी पढ़ लेते हैं।
1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसमें बोर्ड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों की संख्या 18 से 24 कर दी गई। बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा कब से? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में। कलकत्ता में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था, तत्कालीन ब्रिटेन पीवी विलियम बेट के समय। रेगुलेटिंग एक्ट की कमी दूर करने के लिए कंपनी पर दोहरा नियंत्रण स्थापित करने के लिए, यानी कि 1784 से 1858 तक, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रथम अध्यक्ष होता है हेनरी डंडास। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अंतिम अध्यक्ष कौन होता है? एलन बरो। 1793 का चार्टर अधिनियम जो होता है, कंपनी को भारत से व्यापार की अवधि 20 वर्ष बढ़ाई जाती है। और 1813 का जो चार्टर अधिनियम आता है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति भी उस समय होती है, कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया जाता है। चाय और चीन के साथ व्यापार पर उनको छूट दी जाती है। ईसाई धर्म प्रचारकों का भारत आने की छूट होती है। शैक्षणिक सुधार जो होते हैं वो विज्ञान, साहित्य विषय हेतु 1 लाख प्रोत्साहन राशि दी जाती है। 1833 का चार्टर अधिनियम के बारे में पढ़ लेते हैं। 1833 का जो चार्टर अधिनियम आया था, वो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरह समाप्त कर दिए गए। बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाया जाने लगेगा। विधायक का गठन जो करता है, अध्यक्ष करते हैं मैकाले होते हैं। और दास प्रथा की समाप्ति 1843 में एलन बोरो ने इसे समाप्त किया। 1853 का जो चार्टर अधिनियम आया था, नियुक्ति परीक्षा के माध्यम से भारत शासन अधिनियम 1853 में आया था। कंपनी से भारत का प्रथम छीन ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत का गवर्नर जनरल अब भारत का वायसराय कहलाएगा। आगे चलते हैं तो 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम आया था, वो पहली बार इसमें बजट प्रस्तुत किया गया। विल्सन के द्वारा पहली बार आयकर लगाया गया। विशेष स्थिति में वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी इसमें दी गई। 1909 का भारत परिषद अधिनियम क्या है? तो मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम है। सर्वप्रथम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत जो होती है, 1909 की भारत सरकार अधिनियम से होती है। इस एक्ट को बनाने में गोपाल कृष्ण गोखले जी ने योगदान दिया था। 1919 का भारत शासन अधिनियम माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था। पहली बार केंद्रीय विधान परिषद को द्विसदनीय बनाया गया। प्रांतों में द्वैत सदन लागू हो गए। भारतीय उच्चायुक्त नाम से नए पद का सृजन हुआ। 1935 में भारत शासन अधिनियम भी लागू होता है और प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में प्रारंभ होता है 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। और इसके अलावा शक्ति वितरण की 3 सूचियाँ, संघ और राज्य समवर्ती सूची, ये भी 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा की जाती है। बर्मा को भारत से अलग भी किया जाता है 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। संविधान सभा की प्रत्यक्ष मांग किसने रखी थी? तो बाल गंगाधर तिलक और दादा भाई नौरोजी ने। प्रत्यक्ष मांग मानवेंद्र नाथ रॉय यानी कि एम एन रॉय। पहली बार कांग्रेस ने मांग की थी 1935 में। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को लिन लेथको के द्वारा जारी किया जाता है। कृष्ण मिशन जो भारत आता है 22 मार्च 1942 को औपनिवेशिक स्वराज के तौर पर आता है। कैबिनेट मिशन जो आता है वो 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचता है। 16 मई 1946 को इसने रिपोर्ट दे दी, संविधान सभा का गठन किया जाए। तो संविधान सभा का गठन जो तत्कालीन में हुआ था वो 389 पदों के लिए, ठीक है, जिसमें से 296 ब्रिटिश प्रांत के थे और देसी रियासतों के 93 थे। इनका मनोनयन होता था, जबकि 296 का निर्वाचन होना था। ठीक है, 296 सीटों पर चुनाव होते हैं जब जुलाई अगस्त 1946 में। इसमें कांग्रेस को मिलती हैं 208 सीटें, 73 मिलती हैं मुस्लिम लीग को, 8 जो होते हैं छोटे छोटे दलों को और 7 जो है सीटें निर्दलीय लोगों को मिलती हैं। संविधान सभा का गठन तो ये तो आप सभी जानते हैं 6 दिसंबर 1946 को होता है और फ्रेंच प्रणाली के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाता है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव थे। 8 समितियाँ जो थी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको भी थोड़ा आप ध्यान दे लीजिएगा। जैसे संघ संविधान समिति है, इसके जो हेड थे जवाहरलाल नेहरू थे। संघ शक्ति समिति, इसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नियम प्रक्रिया समिति के मुख्य थे राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के मुख्य थे राजेंद्र प्रसाद। देशी रियासतों में वार्ता समिति का प्रचलन शुरू किया जवाहरलाल नेहरू ने। प्रारूप समिति भीमराव अम्बेडकर। 29 अगस्त 1947 परामर्शदाता थे वल्लभ भाई पटेल। इसके अलावा कुछ उप समितियाँ भी थीं। मौलिक अधिकार संबंधी उप समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यकों से संबंधित उप समिति के अध्यक्ष थे एस सी मुखर्जी। पूर्वोत्तर भारत के लिए उप समिति असम जो था गोपीनाथ बारदोलाई। उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए उप समिति खान अब्दुल गफ्फार खां। आंशिक रूप से छोड़े गए प्रांत के लिए उप समिति जो थे ए.यू. ठक्कर थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बाद सदस्य कितने हो जाते हैं? 299, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के लोग चले जाते हैं। ठीक है, ब्रिटिश प्रांत के बचते हैं 219 और देसी रियासत के लोग बचते हैं 70। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बाद सदस्य जो थे वो 299 जो थे, मैंने अभी बताया आपको, ये चले जाते हैं पाकिस्तान गठन के समय। अब तब रह जाते हैं 229 और 70। तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता कब मिली? तो 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह है हाथी। संविधान सभा के जो सचिव थे HBR अयंगार थे। संविधान सभा
के जो चीफ ड्राफ्टमैन थे वो एल.एन. मुखर्जी थे। संविधान मूलतः अंग्रेजी में लिखा गया, प्रेम बिहारी नारायण स्वरूपज़ादा, ठीक है, हिंदी लेखक, और इसके थे बसंत कृष्ण वैद्य, ठीक है। देखिए, संविधान जो मूलतः अंग्रेजी भाषा में लिखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, और हिंदी में इसे लिखा है बसंत कृष्ण वैद्य जी ने। अलंकरण किसने किया है? अलंकरण किया है नंदलाल बोसे, वीरभद्र राम मनोहर सिन्हा। नवीं अनुसूची का विषय है भूमि सुधार अधिनियम पहले संशोधन के तहत। विषय राज्य सूची में 100 और संघ सूची में 100 और राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52। संविधान की जो प्रस्तावना का विचार है वो अमेरिका से लिया गया, और प्रस्तावना की जो भाषा हमने ली है वो ऑस्ट्रेलिया से ली है। संविधान में हमें 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी जाती हैं: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। समानता 2 प्रकार की हैं: प्रतिष्ठा और अवसर। न्याय हमें 3 प्रकार के मिलते हैं: राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। बेरोजगारी का मामला जो आता है 1960 में आता है, और कहा जाता है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं हो सकता है। केशवानंद भारती 1973 का मामला आता है, तो ये बताते हैं प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, प्रस्तावना बाद योग्य नहीं है। संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना होना है तो आर्टिकल 2 का सहारा लेना पड़ता है। किसी अन्य देश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, ये हमें आर्टिकल 9 में दिया गया है। नागरिक संशोधन अधिनियम 1955 में लागू होता है। रियासती मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया, जिनके सचिव थे बीपी मेनन। कश्मीर विलय जो होता है तो समय थे वहाँ के राजा हरि सिंह, ठीक है। विलय पत्र पर हस्ताक्षर इन्होंने किए 26 अक्टूबर 1947 को। कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा कब समाप्त किया गया? तो 31 अक्टूबर 2019 को। ऑपरेशन पोलो जो कि हैदराबाद में था, निजाम रहते थे, तो उनको भारत में शामिल करने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया 13 सितंबर 1948 को। जूनागढ़ में जनमत संग्रह यानी कि वोटिंग के द्वारा शामिल किया गया कि आप भारत में जाएंगे या पाकिस्तान में जाएंगे, तो 20 जनवरी 1948। फ्रांसीसी उपनिवेश 1959, ठीक है। फ्रांसीसी उपनिवेश की स्थापना कब हुई थी? तो जो उनको हटाया गया था, फ्रांसीसी उपनिवेश को बाहर किया गया था, जो कब्जा था उनका हमारे भारत में, तो 1954 से उनको बाहर किया गया। अलग आंध्र राज्य की मांग कब की गई? तो अलग जो आंध्र राज्य की मांग की गई थी 19 अक्टूबर 1952 को पुट्ट श्री राम लुलू के द्वारा की गई थी, और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन किया गया तेलुगु भाषियों हेतु। फजला अली आयोग का जो गठन होता है वो अगस्त 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा। नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो होता है वो उसको अपनी रिपोर्ट दे देता है, और 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बनाए जाते हैं। 1960 को मुंबई से पृथक राज्य महाराष्ट्र, जो मराठी बोलने वाले थे उनको महाराष्ट्र में किया गया, जो गुजराती बोलने वाले थे उनको गुजरात में उसको बांट दिया गया। सिक्किम को राज्य का दर्जा 1975 के संविधान संशोधन 36वें से। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होता है। 1 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड अलग होता है। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग होता है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना जो अलग होता है। 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली और दमन दीव को संयुक्त रूप दे दिया जाता है। कुछ प्रमुख अनुच्छेद भी हम लोगों का फटाफट देख लेंगे। तो 15(6) के तहत जो दिया गया है वो है ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण, आर्टिकल 16(6) में भी इसका उल्लेख है। 19(1)(b) के तहत शांतिपूर्ण और अधिकार रहित सम्मेलन। आर्टिकल 21 में क्या है? प्राण और दैहिक समता का अधिकार। आर्टिकल 24 में क्या है? कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध। आर्टिकल 39 में क्या है? समान अवसर के आधार पर न्याय उपलब्ध कराना। 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको मंजूरी दी गई। आर्टिकल 43 में क्या है? निर्वाह योग न्यूनतम मजदूरी तो आपको देनी ही चाहिए। आर्टिकल 46 में क्या है? SC ST OBC के अधिकारों की रक्षा। आर्टिकल 48 में क्या है? दुधारू पशु गाय बछड़े की रचना, हत्या निषेध। 48A में क्या है? पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव की सुरक्षा। और आर्टिकल 52 में क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा और कार्यपालक के समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति का कार्यकाल 56 में, और राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है आर्टिकल 57 में। आर्टिकल 58 में क्या है? राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं, और राष्ट्रपति की शर्तें हैं आपके 59 में। 60 में राष्ट्रपति के पद की शपथ है, और आर्टिकल 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और आर्टिकल 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। आर्टिकल 65 में क्या है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यभार देखेगा। आर्टिकल 74 में क्या है? राष्ट्रपति कार्यपालिका का कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। आर्टिकल 79 में क्या है कि संसद का गठन होगा, ठीक है। आर्टिकल 80 में, ठीक है, और राज्यसभा का गठन होगा, और आर्टिकल 81 के तहत लोकसभा का गठन किया जाता है, ठीक है, किया गया है। आर्टिकल 82 में क्या है? प्रत्येक जनगणना के बाद जनसंख्या आधार पर सीटों का आवंटन किया जाए। 84वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 1971 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या नीति 2002 के तहत 2026 तक सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यानी कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि राज्यसभा की जो हमारी जो सीटें हैं उनको हम अभी नहीं बढ़ा सकते 2025 तक।
तो ये आपका जो अधिनियम आया था, जो 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 आया था, इसी के तहत ये घोषणा की गई थी। आर्टिकल 83 में क्या है, संसद के सदनों की अवधि है। आर्टिकल 85 में क्या है, संसद सत्र का सत्रावसान और विघटन। आर्टिकल 86 में क्या है, राष्ट्रपति को सदन में भाषण देने का अधिकार। आर्टिकल 99 में क्या है, संसद सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ। आर्टिकल 105 में क्या है, संसद सदस्यों की शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार। आर्टिकल 106 में क्या है, संविधान सांसदों के वेतन एवं भत्ते। आर्टिकल 112 में क्या है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण है, बजट का कहीं पर उल्लेख नहीं है हमारे संविधान में। आर्टिकल 358 में क्या है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना का अधिकार। आर्टिकल 124 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट का गठन। आर्टिकल 129 में क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय होगा, यानी कि रिकॉर्ड रख सकता है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये कहा गया है 153 में। 215 में क्या है, उच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है, वर्तमान में उच्च न्यायालय 25 नवीन जो है अमरावती आंध्र प्रदेश का है। 1962 में हाई कोर्ट जो था उसकी स्थापना होती है, ठीक है। 3 हाई कोर्टों की स्थापना होती है 1962 में, ठीक है। कौन कौन से हाई कोर्टों की स्थापना होती है, एक तो बम्बई हाई कोर्ट, एक कोलकाता हाई कोर्ट है, मद्रास हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना होती है 1866 में। स्थानीय स्वशासन का जनक होता है लॉर्ड रिपन। आगे देखते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसकी शुरुआत होती है 2 अक्टूबर 1952 से। बलवंत राय मेहता समिति का गठन होता है 1956 में, रिपोर्ट देते हैं 157 में। इन्होंने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। प्रायोगिक तौर पर आंध्र प्रदेश वास्तविक रूप से 2 किलोमीटर 1954 को यहाँ पर इसकी जो कहते हैं कि जो इसकी शुरुआत होती है कि कहाँ पर इसका शुरुआत किया गया, तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी 2 जगह शुरुआत की जाती है, एक राजस्थान के नागौर जिले में, दूसरा आंध्र प्रदेश के मतलब आंध्र प्रदेश में शुरू किया जाता है, ठीक है। मुझे उस ज़िले का नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है, लेकिन राजस्थान का नागौर ज़िला आपको जरूर याद रखना है। आगे देखते हैं, और शायद ये अंतिम पेज है आपका। अशोक मेहता समिति ये आई थी 1977 में। इन्होंने कहा कि 2 स्तरीय पंचायती राज मॉडल होना चाहिए। जी.के.वी. राव समिति 1985 में आती है। इन्होंने कहा कि 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था या गठन होना चाहिए। एलम सिंघवी समिति जो 1986 में आई थी, इन्होंने सर्वप्रथम पंचायतों को वैधानिक दर्जा देने की बात कही। पी.के. तुंगम समिति जो है, ये पंचायतों को वैधानिक दर्जा राज्य वित्त आयोग से संबंधित है। राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख है आर्टिकल 243 के में। राज्य वित्त आयोग का उल्लेख है आर्टिकल 243 जे में। उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त अधिनियम का उल्लेख है 1994 में। निर्वाचन आयोग भाग 15 में है, आर्टिकल है 324 से 329, ठीक है। और सर्वप्रथम जो निर्वाचन आयोग का गठन हुआ 25 जनवरी 1950 को। वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 के तहत होता है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं के.सी. नियोगी। आर्टिकल 248 में अपशिष्ट विषय पर संसद बनाने का अधिकार है। किसको? अपशिष्ट विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, ठीक है, संसद को है, ऐसे भी कह सकते हैं। नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर आता है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। योजना आयोग का गठन होता है 15 मार्च 1950 को। नीति आयोग का गठन होता है 1 जनवरी 2015 को, यानी कि जो शुरुआत में योजना आयोग था उसे वर्तमान में कर दिया गया नीति आयोग। इसका उद्देश्य क्या होता है कि न्यूनतम सरकार और महत्तम शासन, डाउन टू अप। संसद द्वारा अधिनियम पारित ये संस्था है, और अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पांगड़िया। संचालन जो होता है सभी राज्यों के सीएम, केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल के द्वारा होता है। वर्तमान में सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम। फरवरी 2023 में इनका गठन होता है, इनका चयन होता है, और पहले सीईओ थे सिंधु श्री खुल्लर। तो मित्रों, यहाँ पर आपका पॉलिटी का नोट्स पूरा समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपने अभी तक पूरा वीडियो देखा होगा। तो जल्दी से जल्दी बस इसको एक लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बस फटाफट रिवीजन करते रहिए, आपके लिए जितना बेटर होता रहेगा हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। बस आपका सहयोग, आप सभी का प्यार यूँ ही अपेक्षित है। तो सब्सक्राइब के लिए नहीं रहेंगे, बाकी आप चाहते हैं कि आपको लगातार चीज़ें अच्छी मिले तो आप हमारा सहयोग जरूर कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।